Hi class, welcome to another session of income from house property। आज हम लोग करेंगे साहब एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी चाहिए। आइए साहब शुरू करते हैं। तो साहब डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर में किस तरीके से ये एनुअल वैल्यू डिटरमाइन होती है। हमने याद करिए साहब, हमने बोला था पिछली क्लास में, एक होता है जीएवी, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब हम समझेंगे कि इसको, ये एनुअल वैल्यू जो है वो किस तरीके से, नेट एनुअल वैल्यू किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। आइए साहब केसेस समझते हैं हम लोग जरा। तो एक एक करके करेंगे हम लोग केसेस के अंदर में। पहला, प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी कि सारे साल के अंदर में आपने उसे रेंट पे चढ़ा रखा है। सेक्शन 23(1) ए और बी सेक्शन आते हैं साहब। इसके अंदर में प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। एक भी ऐसा महीना नहीं था साहब जिसके अंदर में आपकी प्रॉपर्टी वो लेट आउट ना हुई हो। दूसरा क्या इंस्टेंस होता है साहब, जैसे अगर ये थ्रू आउट है तो पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट 23(1) के तहत ये आता है। प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कुछ पार्ट के लिए लेट आउट था और कुछ पार्ट के लिए वेकेंट था। तीसरा क्या आता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपने उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपेशन में ले लिया था, यानी कि आप खुद रह रहे थे, या कोई भी नहीं रह रहा था, गेट लॉक्ड है उस प्रॉपर्टी का, बिल्कुल 23(2) के तहत में आता है। उस केस में उन प्रॉपर्टी से क्या करें। फिर आते हैं साहब, प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। आपका एक घर था, उसके अंदर में आप 5 महीने रहे और 7 महीने आपने उसे किराए पे दे दिया। तो साहब 23(3) के तहत ये आपका आ गया। हमारा डीम्ड टू बी लेट आउट, कब हम मानेंगे कि प्रॉपर्टी ये जो है ये लेट आउट हुई पड़ी है, 23(4) के तहत। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर एज स्टॉक इन ट्रेड, आपने हाउस प्रॉपर्टी का धंधा पानी कर लिया है, तो उसका 23(5) के तहत एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपके पास एक बिल्डिंग है साहब, आपने टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर अपने पास रखा हुआ है, बीच का जो फ्लोर है वो किराए पे दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो हम आज समझते हैं। आइए साहब एक एक करके चीजें समझते हैं। उससे पहले टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हम समझेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है साहब, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किसी भी जो प्रॉपर्टी है उसका एक रेंट फिक्स किया जाता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत एक प्रॉपर्टी का रेंट फिक्स किया जाता है, जो कि कहलाता है स्टैंडर्ड रेंट। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी है उसका रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है जी 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया महीने से आप ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, तो साहब आप 1 लाख रुपया से ज्यादा रेंट नहीं चार्ज कर पाएंगे। फेयर रेंट, फेयर रेंट क्या होता है, इट इज अ रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर लोकेलिटी कैन फेच। मतलब साहब मेरी ये बिल्डिंग है एक लोकेलिटी ए के अंदर में, ठीक है, यहां पे नालियां बह रही हैं, यहाँ पे गटर खुले हुए हैं, यहाँ पे लैंप पोस्ट टूटे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने एक अपना घर किराए पे दिया। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है बी, उसका भी सिमिलर सिचुएशन है। तो मैं अगर यहां पे उस प्रॉपर्टी के लिए 10,000 रुपये ले रहा हूं और यहां पे इस प्रॉपर्टी के लिए कोई अगर 6,000 रुपये ले रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी साहब यही लोकेलिटी, ऐसी ही लोकेलिटी, ऐसा ही सिचुएशन में अगर वो 10,000 ले सकता है तो आप 6,000 क्यों ले रहे हैं, आप इसका मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम तो भैया 10,000 ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है साहब, आइए देखते हैं।
तो अभी तक हमारा जो है, हमने ये समझ लिया कि हमारा फेयर रेंट और ये किस तरीके से होता है। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है साहब? वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लेविंग म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा साहब, कई जगह लिखा होता है म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट्स, आप यहां से करवा सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपने सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि मेरी प्रॉपर्टी टैक्स इतनी मुझे देनी है। आप जब खरीद बेच करते हैं प्रॉपर्टी में, तो आप कोई बोला जाता है सर एमसीडी के आपने सारे टैक्स भर दिए, यहाँ बीएमसी के आपने सारे टैक्स भर दिए, यहाँ कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे टैक्स भर दिए आपने। मतलब आपकी प्रॉपर्टी के अंदर में कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि कल को म्यूनिसिपल वाले आए और मुझे तंग करें। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का जो टैक्स, जो म्यूनिसिपल टैक्स होती है, वो किस तरीके से भरा जाता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी प्रॉपर्टी क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू टॉक टू अबाउट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू से 1 करोड़ रुपया लगाई, उसका 7% यानी कि 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया आप, वो कहता है जी आप मेरे को टैक्स, सपोजिंगली इसका अलग अलग होती है, ज्यादा यूजली 1000, 2000, 3000 के आसपास ही आता है। सो यूजली जो नॉर्मल फ्लैट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो कहता है ये 7 लाख रुपया आपकी, आप हमको टैक्स भरेंगे। तो ये जो 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन उन्होंने कर रखी है, वो क्या है? दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रेंट, जिसके ऊपर आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते, फेयर रेंट जो कि एक सिमिलर एरिया के अंदर में सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में आपको ये प्रॉपर्टी इतना किराया देके जाएगी, और म्यूनिसिपल वैल्यू जो कि मेरी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाल रखी है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो हमने पीछे सुना था साहब, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। Property that cannot be occupied by the owner because of his employment, business or profession at a different place, and he resides at such other place which does not belong to him। मतलब आप रह रहे हैं साहब दिल्ली के अंदर में, आपकी एक प्रॉपर्टी है लखनऊ के अंदर में, क्योंकि आपको दिल्ली में काम धंधा आपका दिल्ली में है, यहां पे आपकी कोई दूसरी जगह नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को हम अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। यहां पे साहब आपने ताला लगा रखा है यहां पे, ठीक है, तो इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन एट अ डिफरेंट प्लेस, एंड ही डिसाइड्स एट सच अदर प्लेस व्हिच डज नॉट बिलोंग टू हिम। जहां वो रह रहा है वो उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं साहब एक एक करके। प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। साहब सिंपल सिंपल है, 12 महीने होते हैं साल के, 12 महीने के अंदर में आपने 12 में से 12 महीने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको साहब एक इसके अंदर में हायर ऑफ द बिलो आपको टैक्स, आपका एनुअल वैल्यू हो जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट, अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या है साहब? एक्सपेक्टेड रेंट बताऊंगा, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है साहब, थोड़ा सा समझिएगा। हायर ऑफ द बिलो टू बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। कौन से बिलो टू? फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू। आइए साहब जरा समझते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में फेयर रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकते। एक एग्जांपल लेकर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आइए साहब एक एग्जांपल लिया जाए। आपका फेयर रेंट यानी कि ये वाला जो रेंट है, एक प्रॉपर्टी है साहब, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसको आपने एक ही बंदे को किराए पे दिया हुआ है, एक ही बंदे को किराए पे दिया हुआ है, और इसका फेयर रेंट मतलब इसी एरिया में ऐसी ही बिल्डिंग अगर मैं किराए पे दूं तो उसका होता है किराया 1,20,000 रुपए महीना। 2, 3, 4। रेंट कंट्रोल एक्ट में बोला गया है कि आप इस जगह का 1,75,000 रुपया महीना से आप ज्यादा
नहीं ले सकते। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू ने यहां का जो एस्टिमेट बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है करीबन करीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपया वैल्यूएशन है। 1 2 3 4 5। अब इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो साहब आएगा करीबन 90,000 रुपया। नहीं, 9 लाख कर दिया क्या? एक बार करना जरा। 90,000, 1 2 3 4 5, 9 लाख और 9 2 18, 1,80,000। तो करीबन 10,80,000, सॉरी, तो 10 लाख 10,80,000 का उसने ये निकाला और उसके हिसाब से आपका बना 90,000। ठीक है, 90,000। What is expected rent? Expected rent is nothing but इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा, यानी 1,20,000 रुपए। अगर आपने कहीं 1,90,000 रुपए ले लिया होता तो उसका जो एनुअल वैल्यू आती वो आती 1,75,000 रुपए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा यहां पे क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 रुपए महीना। तो क्यों नहीं लिखा जा रहा? 1,20,000 रुपए एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट मेरा क्या आता है? से एक्चुअल रेंट आप ले रहे हैं 1,50,000 रुपए। 1 2 3 4। तो आपका जो एनुअल वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर इट इज लेट आउट। तो साहब, इन केस द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? वी विल टेक रेंट एज एक्चुअल रेंट रिसीव। ईआर तो भूल जाइए, इवन दो ईआर इज हायर देन द एक्चुअल रेंट। क्यों भाई? अरे भाई, मेरे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है, अगर मैं एक्चुअल रेंट करूं तो 1.5 लाख रुपया महीना, सपोजिंगली 4 महीने के लिए करता हूं तो ये 6 लाख रुपया बनता है। ठीक है, 4 5 6। एक्सपेक्टेड रेंट अगर मैं 1,20,000 के हिसाब से करूं तो बनता 1,44,00,000 रुपया। 1,44,00,000 रुपया। 1 2 3 4 5। ये तो इससे कम ही रहेगा, तो हमेशा हम यही करते रहेंगे क्या भैया? बट आप ये समझो कि फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर दिस इज वेकेंट, इसमें कुछ नहीं था। तो साहब यहां पे इनकम टैक्स वाला बोलता है असेसी को परेशानी से बचाने के लिए हम ये बोलेंगे जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है साहब उसी पे आप टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है साहब इसके अंदर में? कंडीशंस क्या हैं? प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी कि ताला लगा हुआ हो। ठीक है, नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड है, उससे ओनर को ना ही तो कोई गोडाउन का रेंट मिल रहा हो, ना ही वो कोई बिजनेस प्रोफेशन में काम कर रहा हो, ना ही उससे कोई उसकी आमदनी आ रही हो, तो हम मानेंगे साहब ये 23(2) का केस है। तो टैक्सेबिलिटी स्टेटस इसका क्या होगा? एनुअल वैल्यू फॉर दिस प्रॉपर्टी विल बी नील बटे सन्नाटा, 0. The nil value will be available only up to 2 self-occupied or unoccupied properties. यानी साहब अगर आपके पास 2 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक अनऑक्यूपाइड में होती हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का जो एनुअल वैल्यू होगा वो होगा नील, 0. द बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और HUF। साहब क्या मतलब है इसका? इंडिविजुअल और HUF को ही यह बेनिफिट मिलेगा, आपको कंपनी लिमिटेड तो भैया सीधा बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता है। ठीक है, नो डिडक्शन
फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सर आपको मजे दोनों तरफ से तो नहीं मिल सकते। अगर आपका एनुअल वैल्यू है तो नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं हम देंगे, तो इसका जो म्यूनिसिपल टैक्सेस आप पे करेंगे उसका हम आपको छूट भी नहीं देंगे। ठीक है, हमने जो समझा था वो था क्या था, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। वही मैं वापस से आपको बारी बारी ये याद दिला रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। म्यूनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू NAV। तो यहां पे ये अगर जीरो है तो ये भी जीरो ही होगा, हम नेगेटिव फिगर्स नहीं लेंगे। प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। आप मान लीजिए साहब आपने एक क्या कहते हैं बिल्डिंग है आपकी, एक है आपकी बिल्डिंग अमृतसर के अंदर में। अब आपको किसी कारणवश दिल्ली ट्रांसफर हो गई आपकी, आप बैंक में मैनेजर हैं साहब, दिल्ली ट्रांसफर हो गई आपकी। आपने क्या किया, यहां पे आप 5 महीने रहे और 5 महीने बाद आपका दिल्ली ट्रांसफर हो गया। आपने रेस्ट ऑफ द ईयर तुरंत से आपको एक किराएदार मिल गया, आपको 7 महीने के लिए वो आपको किराया भर रहा है। तो प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर 23(3) के तहत ये आता है। Where the property is let out for the part of the year and self-occupied for the part of the year, below steps are allowed. Below steps are followed for the annual value. ये रहे आपके सामने। पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप ये बोलता है कि टेक आउट द ER ऑफ द फुल ईयर, मतलब इसका एक्सपेक्टेड रेंट आप निकाल लीजिए फुल ईयर। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू का जो है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ये मैं बारी बारी आपको एक्सपेक्टेड रेंट बता रहा हूं कि ये आपके खून में रस जाए। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है आपका ये इन दोनों के अंदर में हायर ऑफ द टू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। फिर आप उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करिए। अब 5 महीने का रेंट है सर, आपने पहले तो बोला था कि जी 5 महीने का रेंट आप करेंगे तो हम उसे नहीं लेंगे। सर यहाँ पे ये अलग अलग सेक्शंस है, थोड़ा समझिएगा आप बात को। ठीक है, उधर पार्टली रेंट आउट फॉर द ईयर, पार्टली वेकेंट था, इधर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो दोनों वर्बियज में फर्क है, वेकेंट वर्सेस सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप रह रहे थे, वेकेंट वो जगह खाली थी, आपने खरीदा ही और वो जगह खाली थी और आपके बाद उसके बाद आपने कुछ टाइम के बाद आपने दिया। ठीक है, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। तो स्टेप 1 में आपने ER निकाल लिया, स्टेप 2 में आपने इसको कंपेयर किया एक्चुअल रेंट पे। इस स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो हायर है वो आप ले लीजिए। म्यूनिसिपल टैक्सेस सारे साल का आपको मिल जाएगा साहब, भले ही आपने पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप जो ER है सारे साल का ले रहे हैं, ऑब्वियसली यही हायर आएगा। आगे चलते हैं साहब। प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट 23(4). प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट 23(4). एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं साहब। Where the assessee owns more than two properties, साहब आपके पास 2 घर तो थे, हमने वो देख लिया, उसका निल वैल्यू होता है, मगर आपके पास तीसरा घर भी है एक, तो ये यू आर ओनिंग मोर देन 2 प्रॉपर्टीज, यू आर ओनिंग 3 प्रॉपर्टीज। He will have an option to choose properties for which he will take the annual value as nil. हमारे को पता है साहब 23(3) के तहत हमारे को 2 प्रॉपर्टी की छूट मिलती है। तो सपोजिंगली ये प्रॉपर्टी A है, ये प्रॉपर्टी B है और ये प्रॉपर्टी C है। आप A और C चूज कर सकते हैं, B और C चूज कर सकते हैं, A और B चूज कर सकते हैं। 2 प्रॉपर्टी आप ले लीजिए जिसका एनुअल वैल्यू निल होगा। The other properties other than the above, मतलब इन तीनों में से 2 प्रॉपर्टी छोड़ के जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी, that shall be deemed to be let out, ये मान लिया जाएगा वो किराए पे आपने दे रखी है। The option to choose the properties for nil value can be changed year after year. एक आप साल आपने ये किया, एक साल आपने ये किया, एक साल आपने ये कर लिया,
एक साल आपने कुछ और कर लिया, तो ईयर आफ्टर ईयर आप चेंज कर सकते हो, विच इज बेनिफिशियल टू दी असेसी। हो सकता है इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू बढ़ गई हो सकता है इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू घट गई हो, तो आप ये कर सकते हो। टैक्सेबिलिटी कैसे होगी साहब? टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? ER शैल बी टेकन एज GAV, मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है साहब? एक्सपेक्टेड रेंट, आज कुछ गड़बड़ हो रही है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है साहब? ग्रेटर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू whichever is higher subject to standard rent. Expected rent will be taken as GAV. As we are assuming the rent to be deemed rent, साहब मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में समझाया था नोशनल इनकम नहीं होती एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये वाले सर्कमस्टांसेस आए। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास ये जो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, जो ये वाला जो चीज है, ये एक नोशनल इनकम होती है साहब, ठीक है। नोशनल इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम नोशनल इनकम के से काम करते हैं। तो कल को आपको ये बोले कि रियल इनकम सब होती है, नोशनल इनकम किस किस केस में हो सकती है, तो आप बोलोगे रेंट थ्रू आउट ईयर के अंदर में आपको वो ER वर्सेस एक्चुअल रेंट के अंदर में आ गया, लेट आउट में आ गया, जहां जहां एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन होती है वहां वहां आप उनको बता सकते हो साहब कि ER जैसे डीम टू बी लेट आउट आपका 23(4) के अंदर में आ गया, तो आप ये सब चीजें आप आगे बोल सकते हो, ठीक है। तो deem, as we are assuming rent to be deemed rent, there is no question of comparing ER with the actual rent, क्योंकि हम यहां पे साहब ले ही रहे हैं कि ER है, तो हम इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर ही नहीं करेंगे। देन हेंस नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वेकेंट प्रॉपर्टी और अनरियलाइज्ड रेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है, जैसे हमने 23(2) के अंदर में समझा था। म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर अगेंस्ट deemed to be let out properties will be allowed as deduction. इसमें से जिस प्रॉपर्टी के ऊपर में आपका deemed to be let out है उसका म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको छूट मिल जाएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, मैंने आपको ये पहले भी कराया था। तो प्रॉपर्टी अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह 23(5) के शहर में एक आता है, 23(5) के अंडर में स्टॉक इन ट्रेड की तरह अगर उसने किया हुआ है, तो इसका एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 23(5) के तहत स्टॉक एंड ट्रेड में अगर आपका होता है प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू मे बी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मे नॉट बी लेट आउट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपने साहब एक बिल्डिंग ली है, ठीक है, उसके अंदर में आप ये बिल्डिंग आपको बेचनी है, एज ए स्टॉक एंड ट्रेड रखा हुआ आपने, ये अगले आपको क्या किस तरीके से इसकी एनुअल वैल्यू निकलेगी और इसका हम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे ये हम देख रहे हैं। आपने इसको रखा हुआ अपने पास, इसको किराए पे नहीं चढ़ाया या इसको कुछ दिया नहीं इसको, तो एनुअल वैल्यू जो होगी वो इसकी नील मान ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये बिजनेस इनकम के अंदर में इसका आपकी चीजें जुड़ेंगी। द बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ओनली अप टू 2 years, 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको डिपार्टमेंट से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, 2 साल तक, उसके साथ 2 साल तक आपको ये स्टॉक इन ट्रेड रखने की इजाजत है, जिसमें आपका एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा। आफ्टर 2 years पीरियड ER शैल बी कंसिडर्ड एज द एनुअल वैल्यू। ER क्या होता है साहब? FR और MV सब्जेक्ट टू SR, ठीक है। पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। साहब एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपने छत अपने नाम की, बेस ये ग्राउंड फ्लोर आपके नाम पे है, ये फर्स्ट फ्लोर आपने
रेंट पे दे दिया, ठीक है। Where the portion of house property is let out and portion is self-occupied, the income for the property which is let out shall be computed as let out property or self-occupied shall be computed as self-occupied property. बहुत simple. Self-occupied property, self-occupied property, let out property. Municipal valuation or fair rent or standard rent, if not given, shall be apportioned between the let out portion and self-occupied portion, either on floor area or built up floor space or such other reasonable basis. यानी इस पूरे बिल्डिंग का आप एफ आर एम वी और स्टैंडर्ड रेंट निकालिए, उसको 3 फ्लोर में डिवाइड कर दीजिए, 2 फ्लोर का आपका आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 1 फ्लोर का इसका रेंटल का आ गया। प्रॉपर्टी टैक्सेस इफ गिवन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का आपने दिया, can be bifurcated as attributable to each portion or floor or on a reasonable basis के बेसिस पे आपने इसको रीजनेबल टर्म्स के बेसिस पे आपने इसको डिवाइड कर दिया। इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और नोट्स प्लीज कॉन्टैक्ट माय email address varmaniassociates@gmail.com, and this is my phone number. Thank you for joining in. Bye.